एक दिन एक 15 साल का लड़का मेरे सामने आया और उसने एक इच्छा व्यक्त की जिसे सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। इतनी कम उम्र में इतनी निर्भीकता से अपनी बात कह पाना वाकई दुर्लभ है। मैंने सोचा कि उसकी कम उम्र और सादगी को देखते हुए चुप रहना ही बेहतर होगा, लेकिन पिछली बार मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। इसलिए मैंने मन में सोचा, ये लड़का मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। इस तरह की चीज आमतौर पर 1 या 2 मिनट से अधिक नहीं चलती, इसलिए मैं इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देख सकता हूँ। मेरा नाम पूजा है, उम्र 26 वर्ष। मैं एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की हूँ, जो एक छोटे से शहर में सुंदर और आकर्षक दिखती है, जहाँ हर कोई हर किसी को जानता है। जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मुझे अकेले रहने की आदत है। मुझे सादा जीवन जीना पसंद है। मुझे दिन हाँकने की जरूरत महसूस नहीं होती। मेरे पास शहर के बाहर एक शांतिपूर्ण घर है, जहाँ पौधों और फूलों का बगीचा है। मैं सुबह योग करता हूँ और बगीचे की देखभाल करता हूँ। वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं काम करना जारी रखता हूँ। किताबें मेरी पसंदीदा साथी, विशेष रूप से रोमांचक और प्रेम कहानियाँ। मैं घर का सारा काम खुद ही करता हूँ, अकेला। उस दिन थोड़ी गर्मी थी, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम कर रहा था। तभी मैंने दरवाजा खोला और देखा कि राहुल मेरे पास खड़ा है। राहुल कभी कभी मेरे घर आता है। हमारे घर के आसपास एक बहुत बूढ़ा लड़का रहता था, लगभग 15 साल का। उसकी आंखों में चमक थी, मानो वह बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। एक दिन वह लड़का आया और बोला, दीदी क्या आपको मेरी कुछ जरूरत है? उसकी आंखों में एक तनाव सा था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसे घर आने को कहा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कमरे में प्रवेश करने के बाद मैंने उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। उनकी नज़र बार बार मेरी ड्रेस पर जा रही थी, जिससे मैं मैं अकेली हूँ और आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँगा। मैंने उस लड़के को सिर से पैर तक देखा। वह कद में काफ़ी लंबा था लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने विनम्रता से उसे सूचित किया, आप अभी भी युवा हैं और मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्र इस तरह के काम के लिए उपयुक्त है। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे बचपन से ही ऐसा करने का काफ़ी अनुभव मिला है, जब मैं केवल 10 साल की थी। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी कर सकता हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह छोटा लड़का इतना कुछ कह रहा है। मैंने पूछा कि आपके माता पिता कहाँ हैं? उसने कहा, मैं अकेली हूँ, माता पिता नहीं है। मैंने बहुत यात्रा की है, अब मैंने ये काम शुरू किया है और यह अच्छा चल रहा है। अब मैं इस काम को और बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए आपसे बात करने आई हूँ। मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि अगर आपने मेरी मदद की तो मैं आपके काम आ सकता हूँ। दरअसल मुझे ऐसे ही एक सहायक की ज़रूरत थी। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसने मुझे एक अनुबंध की पेशकश की, जिसके अनुसार वह हर महीने कुछ राशि का भुगतान करेगा जो मेरी आजीविका के लिए सहायक होगी। लेकिन अगर किसी कारण से वह समय पर भुगतान नहीं कर सका तो मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरे लिए समस्या ये है कि लड़का अभी केवल 15 साल का है और मैं आवश्यकता के अनुसार उसे आसानी से संभाल सकता हूँ। इसलिए मैंने सौदा पक्का कर लिया। क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मैंने उसे दुकान किराए पर दे दी। उसने कहा कि वह दुकान में ही रहना चाहता है क्योंकि उसे बुलाने वाला कोई नहीं है। वह काफ़ी समय से सड़क पर काम करता था और अब वह इसे दुकान में चलाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।
मैंने उससे कहा ठीक है, बस मुझे समय पर पैसे दे देना। फिर वह दुकान में महिलाओं के उपयोग के लिए कुछ सामान लेकर आया और कुछ ही दिनों में उसे व्यवस्थित कर दिया। उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। वह पूरे दिन दुकान खुली रखता था और कई महिलाएं उसकी दुकान पर खरीदारी करने आती थीं। रात में मैं दुकान में ही सोता था। दुकान काफी समय से खाली थी। मैंने पहले भी कई बार दुकान किराए पर ली थी, लेकिन हर कोई कहता था कि ये जगह व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं है। सोचा कि कोई दुकान किराए पर नहीं लेगा, लेकिन ये लड़का न सिर्फ किराए से नीला है बल्कि दुकान भी चलाता है। और कमाल की बात ये है कि उसने दुकान में महिलाओं के लिए चीजें रखीं और ज्यादातर ग्राहक महिलाएं ही थीं। दुकान के काम के अलावा वह मेरे छोटे मोटे कर्मों में भी मेरी मदद करता था और बुद्धिमान था। वह दुकान पर आने वाले ग्राहकों के प्रति बहुत विनम्र था और सामान व्यवस्थित रखता था, जिससे मैं प्रभावित हुआ। समय के साथ उनकी जिम्मेदारी की भावना बढ़ती गई। उन्होंने हर चीज को अत्यंत सावधानी से संभाला, ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित किया और अपने काम में व्यवस्था और साफ सफाई की भावना रखी। वह अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से नए विचार लेकर आता था और नई तकनीकों को लागू करता था, जिससे दुकान की बिक्री में वृद्धि हुई। कुछ समय बाद हम दोस्त बन गए और उसने छोटे छोटे कामों में मेरी मदद की। जब खाना थोड़ा ज्यादा तैयार हो जाता था तो मैं उसे दुकान पर भेज देता था। दुकान और घर के बीच में एक छोटा सा दरवाजा होता था और मैं उस दरवाजे को खोलकर राहुल से बात करता था। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में गहराई बढ़ने लगी। मैं खुद अकेली थी, इसलिए राहुल का साथ पाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं थी और मेरे पति नरेश गंभीर रूप से बीमार थे और मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कुछ लोगों ने कभी कभी मदद की, लेकिन दुकान से आने वाला पैसा मेरे लिए बहुत मददगार था। इसलिए मैं राहुल के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह दुकान न छोड़े और आय का ये छोटा सा स्रोत भी बना रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था, जिस लड़के को मैं छोटा और सीधा साधा समझती थी, वह इतना सीधा साधा नहीं था। हमारा रिश्ता गहरा हो गया और मैंने उसे अपने घर आने की इजाज़त दे दी। वह छोटे मोटे काम के लिए मेरे घर आती थी और बाकी समय दुकान में बिताती थी, जिस पर मेरे पति नरेश को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए वह अभी भी 15 साल का बच्चा था। लेकिन राहुल की मौजूदगी में हमारी जिंदगी और भी जीवंत हो गई। पहले जैसा अकेलापन और निराशा नहीं रही। कुछ दिनों बाद इस बदलाव के कारण मेरे पास उसे अस्पताल ले जाने के पैसे भी नहीं थे। एक दिन जब मैं रो रही थी तो राहुल ने मुझे देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, नरेश की बीमारी, अस्पताल के खर्चों का तनाव और मेरे अकेलेपन की भावना। एक बच्चे की कमी ने मेरे जीवन में खालीपन को और बढ़ा दिया। राहुल मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है। मैं शर्मा गई और उसे समझाया, नरेश अब बीमार है और ऐसी स्थिति में है कि बच्चे पैदा करना संभव नहीं है। शादी की शुरुआत में नरेश नहीं चाहता था कि हम बच्चे पैदा करने की परेशानी से गुजरें। जब हमें बच्चे पैदा करने की जरूरत महसूस हुई तो नरेश थे अब शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। उनकी अचानक हुई बीमारी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। नरेश को दिल का दौरा पड़ने के बाद वह कभी भी अपने स्वस्थ जीवन में वापस नहीं लौट सके। हालांकि प्यार के लिए शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता धीरे धीरे एक दायित्व में बदल गया, क्योंकि मेरे लिए कोई अन्य विकल्प खुला नहीं था। शायद राहुल ने मेरी अभिव्यक्ति को समझ लिया था। वह कहती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, जल्द ही आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। राहुल की बातें मुझे मुस्कुराती हैं। वह बहुत छोटा है,
लेकिन हर समस्या का सामना करने के लिए बहुत बहादुर है। और इतने सालों के बाद भी मैं हिम्मत नहीं जुटा सका। राहुल ने अपने माता पिता को तब खो दिया जब वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन से हार नहीं मानी और अपना रास्ता खुद बनाया और नरेश की देखभाल भी करना शुरू कर दिया। राहुल की सादगी और बहादुरी ने मेरे दिल को छू लिया। उनके शब्दों ने मुझे कुछ हद तक सांत्वना दी। उन्होंने मेरे साथ रहने का वादा किया और मेरे अकेलेपन में साथी बनने की पेशकश की। इससे मुझे हिम्मत मिली। मैंने कहा, राहुल, मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ। आपके शब्दों ने मेरे जीवन में नई रोशनी ला दी है। मुझे अपनी बातों से कुछ सुकून महसूस हो रहा है। राहुल कहते हैं, जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हम मिलकर उन पर काबू पा सकते हैं। आपको सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक साथी होना चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर नरेश का ख्याल रखेंगे और आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। राहुल के शब्दों में ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे गहराई से छू लिया। वह स्वयं बहुत कठिन समय से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दुविधा ने मुझे प्रेरित किया। उनके शब्दों ने मुझे सांत्वना दी। राहुल की बहादुरी और उनके सकारात्मक रवैये ने मुझे जीवन में मेरा विश्वास लौटा दिया। आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है राहुल, लेकिन आपकी भी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं। आपको इतनी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत नहीं है। देखभाल और सम्मान के साथ राहुल ने शांति से जवाब दिया। मैंने बहुत कुछ खोया है पूजा, लेकिन बहुत कुछ पाया है। जीवन की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो एक विशेष प्रकार की खुशी होती है। नरेश की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे पता है कि वह आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। मैं एक पल के लिए रुका और सोचा कि क्या कोई वास्तव में इतनी निस्वार्थ भाव से मदद कर सकता है, लेकिन मैंने उन विचारों को एक तरफ रख दिया। जब भी मैं काम के लिए बाहर जाता था तो राहुल नरेश के पास ही रहता था और उसे अपने साथ रखता था। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या बातचीत हुई थी, लेकिन मुझे देखकर राहुल शांत हो जाता था। राहुल ने वादा किया था, वह मेरी सभी जरूरतें पूरी करेगा। मुझे बच्चों की कमी महसूस हो रही थी और मैं इस कमी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन राहुल मेरी यह इच्छा कैसे पूरी करेगा, यह मेरे लिए एक रहस्य था। लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं अपने दिल का दर्द छिपा लेती थी और मुस्कुरा देती थी। कुछ दिनों के बाद अचानक मुझे अपनी शारीरिक स्थिति में कुछ बदलाव महसूस हुआ और राहुल ने मुझे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी और मेरी आर्थिक मदद भी की। मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं सोचने लगी कि नरेश की शारीरिक स्थिति को देखते हुए ये कैसे संभव है। मैं कांपते हाथों में रिपोर्ट लेकर घर लौट आई। जब मैंने डरते हुए नरेश को इस बारे में बताया तो वह मुस्कुराया और कहा कि यह संभव है। शायद मैं अब एक बच्चे का पिता बनने के लिए तैयार हूँ। अगर भगवान ने हमें ये खुशखबरी दी है तो इसे मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करें। नरेश की बातों से मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं सच में नरेश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इस पर विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने मान लिया कि शायद मैं नरेश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तब से मैंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया और राहुल ये जानकर बहुत खुश हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर में कोई नया मेहमान आया हो। राहुल अक्सर दुकान से फ्री होने पर हमारे घर आता था। उसने अपना ख्याल रखा और मुझे आराम देने के लिए विभिन्न कार्यों में मेरी मदद की और यहाँ तक कि मेरे लिए फल और जूस भी लाई। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी और दिन ऐसे बीत रहे थे। आखिरकार 9 महीने के बाद मैंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया।
मजेदार बात यह है कि बच्चा मेरे या नरेश जैसा नहीं दिखता बल्कि राहुल जैसा दिखता है। मैं कभी बच्चे के चेहरे को देखती, कभी राहुल को देखकर मुस्कुराती। राहुल ने कहा, तुमने मुझे इतना देखा है कि तुम्हारा बच्चा भी मेरे जैसा हो गया है। मैंने सुना है कि अगर कोई माँ गर्भावस्था के दौरान किसी को बहुत ज्यादा देखती है तो बच्चा अक्सर उसके जैसा ही दिखता है। राहुल की बातों से मैं शर्म से जमीन पर गिर गई और इतनी कम उम्र में उसे ये बातें जानकर आश्चर्य हुआ। मेरी गोद में बच्चे की आशा से मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैं घर वापस आया और ऐसा महसूस हुआ जैसे जीवन का पुनर्जन्म हुआ हो। लेकिन बच्चा होने के बाद मेरा वजन बहुत बढ़ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे मैनेज करूं। तब राहुल ने मेरी मदद करना शुरू कर दिया। उसने बच्चे के खर्चे की जिम्मेदारी ली। वह हमारे लिए अजनबी नहीं था, मैं उसे छोटा भाई मानने लगा था, इसलिए अब हम इतने अच्छे हैं। मैंने सोचा कि मैं उसे एक छोटा सा धन्यवाद दूंगी और राहुल के आने से पहले उसका पसंदीदा खाना बनाऊंगी। मैंने बच्चे को सुला दिया और रसोई में काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद राहुल चेहरे पर मीठी मुस्कान लेकर आया। मैंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और खाना परोसा। राहुल ने कहा कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं आपकी मदद करके बहुत खुश हूँ। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने कहा कि राहुल, आपकी मदद के बिना मेरे लिए जीवन बहुत कठिन होता। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा कि जब तक मैं हूँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उनके शब्दों ने मुझे आश्वस्त किया। राहुल के साहस और समर्थन ने मुझे और मेरे बच्चे को एक नई ताकत दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे बेटे के साथ मेरा जीवन सामान्य हो गया। हालांकि राहुल की मदद हमेशा अमूल्य थी, मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद जब मेरा बच्चा 6 महीने का हो गया तो मैं एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गई जब मुझे अचानक पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। इतनी जल्दी मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मेरे मन में एक तरह का डर है कि मैं इस नवजात बच्चे की जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी। मेरा पहला बच्चा अभी छोटा है और मुझे नरेश की जिम्मेदारी निभानी है। मेरे विचारों को देखकर नरेश ने कहा कि भगवान हमें फिर से देने जा रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा पहला बच्चा आ गया है, इसलिए दूसरा भी आएगा। मैंने अपना सिर झुकाया और कहा कि हमारी सारी जिम्मेदारियां राहुल की चीखें हैं। भले ही वह हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम उसकी मदद के साथ खड़े हैं और अब हमारा दूसरा बच्चा आ गया है और मैं 2 बच्चों के साथ व्यस्त हो गई। मैं इतनी व्यस्त थी कि मेरे पास अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं था, इसलिए मैं पूरी तरह से राहुल पर निर्भर हो गई। राहुल से मेरी गहरी दोस्ती हो गई। हम सब बातें शेयर करते थे, दिन भर बच्चों की देखभाल करते थे और रात को थककर सो जाते थे। राहुल अक्सर बच्चों को सुला देता था। उसने कम उम्र में ही हमारे परिवार की जिम्मेदारी ले ली, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। राहुल ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि खुशी से उस जिम्मेदारी को निभाया, जो मेरे लिए शांतिपूर्ण था। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि क्या उस पर इतना बोझ डालना सही था। एक दिन राहुल आया और बोला कि तुम मेरे बारे में मत सोचो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बातों ने मुझे आश्वस्त किया और 3 बच्चों की मां होने के कारण मेरी जिंदगी बदल गई। अंदर का पुराना खालीपन मिट गया। ये बच्चे मुझे दे दो, तुम चैन से सो सकती हो, राहुल मुस्कुराते हुए कहता है। मैं खुशी खुशी बच्चों को उसे सौंप देता हूँ। वह हर बार की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया और मेरी ओर दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा कि अपना ख्याल रखना। मैंने गिलास लिया और उसे धन्यवाद दिया। राहुल बच्चों के साथ चला गया। दुर्भाग्य से मेरा हाथ फिसल गया और शीशा टूट गया और मेरा काम बढ़ गया।
मैंने जल्दी से कमरा साफ किया और थके हुए शरीर के साथ बिस्तर पर चला गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घर में आया हो। मेरी सांसें रुक गईं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आ गया हो। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैं डर के मारे चिल्ला उठी और मेरी आवाज़ सुनकर नरेश जाग गया। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जला दी। मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। पड़ोस का एक आदमी मेरी तरफ देख रहा था। पहले तो वह शर्मिंदा हुई और कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पति ने ही मुझे यहाँ रोज समय बिताने के लिए आने की इजाज़त दी थी, जैसे कि मैं हर दिन यहाँ आ सकता हूँ और समय बिता सकता हूँ। उसने कहा कि इस तरह वह आज कुछ पैसे कमा सकता है और कुछ घरेलू खर्चों को पूरा कर सकता है। मैं इस आदमी की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि आपके पति ने खुद मुझसे कहा था कि मैं आपके पास आऊं और कुछ पैसे कमाने का कोई रास्ता ढूंढूं ताकि इस दुनिया की स्थिति थोड़ी ठीक हो सके। मेरी चीख सुनकर राहुल घर में भाग गया और उस आदमी ने उसे देखा और कहा कि राहुल, तुमने कहा था कि वह सो जाएगा लेकिन वह जाग गया। ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने डरते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में क्या हो रहा था और वह आदमी परेशान हो गया और गाली गलौज करने लगा। मैंने परेशान होकर राहुल से पूछा कि क्या हो रहा है और राहुल ने कहा, आपके पति के पास इस घर को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए किसी के आने पर उन्होंने मुझे आपके लिए निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। मैं तुम्हारे बच्चों को ले जाऊंगा और तुम्हें दूध में नींद की गोलियां डालकर सुला दूंगा और फिर वह आदमी चला जाएगा। ये तीनों बच्चे भी उन्हीं लोगों के बच्चे हैं क्योंकि नरेश भाई पिता बनने लायक नहीं थे। राहुल कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो वही किया जो तुम्हारे पति ने कहा था। मैंने तुम्हारे पति की अनुमति से तुम्हें बेच दिया। राहुल की बातों से मेरा पूरा खून जमा हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने आश्चर्य से नरेश की ओर देखा, वह नजरें फेर रही थी। तभी उसने कहा कि मेरी बीमारी के कारण घर की स्थिति खराब हो गई है और मैं तुम्हें बच्चा भी नहीं दे सकती। ये देखकर मेरा दिल दुख गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए जब राहुल ने ये प्लान बनाया तो मैंने कुछ नहीं कहा। वह हर दिन तुम्हें जगाता था और तुम्हारे लिए ग्राहक लाता था और सुबह होने से पहले चला जाता था। बच्चा होने के बाद तुम खुश हो गई और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बस नरेश की बातें सुनना चाहती थी और बैठ गई और विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे पति ने मेरी गर्दन की हालत बदलने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है और बच्चों की खातिर उन्होंने राहुल के साथ मेरी जिंदगी इस तरह बेच दी। मैं रोने लगी और रोना बंद करके थोड़ा शांत हुई और राहुल के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। भले ही आपके आने से पहले हम मुसीबत में थे, लेकिन मेरे पति ने कभी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया और न ही कभी इसके बारे में सोचा। मैं समझता हूँ कि आपकी शिक्षा के कारण आपने महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठाने का एक विशेष व्यवसाय शुरू कर दिया है और इस प्रकार आप महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। मैंने राहुल को तुरंत दुकान छोड़ने के लिए कहा और अपने 3 छोटे बच्चों को उससे ले लिया जो मेरे सामने खड़े थे, लेकिन उनके पिता की पहचान मेरे लिए अज्ञात थी। मैं खुद को इतना बेवकूफ़ महसूस करती हूँ कि मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आया कि ये बच्चे मेरे पति के क्यों नहीं हैं और मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि राहुल की वजह से ही मेरे लिए ये समस्या शुरू हुई। लेकिन नरेश भी जिम्मेदार है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी शादी नरेश से हुई है और उसकी हालत ऐसी थी कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मजबूर होकर उसके साथ रहना पड़ रहा है। राहुल दुकान से चला गया। मैंने कुछ पैसे वहां रख दिए और महिलाओं के जरूरी सामान से दुकान चलाने लगा।
ग्राहक पहले से ही तैयार थे, इसलिए दुकान अच्छी चल रही थी और मैं परिवार चला रहा था। मैं अपने बच्चों के पास गई और उन्हें गले लगाया। मुझे उनके पिता की पहचान नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने उन्हें अपनी कोख में पाला है, इसलिए उनके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। मेरा मन अभी भी उस भयानक सदमे से उबर नहीं पाया है जब मुझे पता चला कि मेरे पति और उसके दोस्तों ने मेरे विश्वास के साथ मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। लेकिन समय के साथ मैं एक नई दिशा की तलाश में थी। अब जब स्टोर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है तो मैं अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उनके साथ एक नया अध्याय शुरू करना चाहता था। मैं हर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान पर आ जाता था। कुछ दिनों के बाद मैंने कड़ी मेहनत से धीरे धीरे दुकान को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जब मेरे द्वारा बनाए गए उत्पादों को ग्राहकों द्वारा सराहा जाता है और मेरी कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप सब कुछ अच्छा होने लगता है, कई वर्षों के बाद जब मैं अपनी सफलता देखता हूँ और अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मेरी कड़ी मेहनत और संघर्ष सफल हो गए हैं। मेरा जीवन एक नई दिशा में। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन उससे कहीं अधिक पाया है। अब मेरे बच्चे मेरे जीवन की सबसे अच्छी ताकत हैं। मैं उन्हें उचित शिक्षा और मूल्य देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जीवन कहानी न केवल मेरे लिए बल्कि उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा की कहानी है जो कठिनाइयों से गुजर रही हैं। मैंने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई भी विपरीत परिस्थिति संभव है। अब मैं अपना जीवन नए सपनों और उम्मीदों के साथ जी रहा हूँ। मेरे बच्चे भी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं और मैं हर कदम पर उनका साथ देता हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्ष में आत्मविश्वास, बुद्धि और साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। ये पूजा के जीवन संघर्ष और राहुल के साथ उसके रिश्ते की कहानी है जो रिश्तों और मानवीय बंधनों की जटिलताओं को उजागर करती है। पूजा की आत्मनिर्भरता और दुविधा की कहानी कठिन परिस्थितियों में भी कायम रहना आसान है। राहुल एक युवा व्यक्ति है। वह परिवार का समर्थन करता है और जिम्मेदारी लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी भी स्थिति का सामना करना संभव है। ये साबित करता है कि किसी रिश्ते की सफलता न केवल उम्र, लिंग या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और कितने सहानुभूतिपूर्ण हैं। कहानी राहुल और पूजा के बीच के रिश्ते को दर्शाती है, जहां राहुल अपनी उपस्थिति और प्रामाणिकता के माध्यम से पूजा का विश्वास अर्जित करता है। राहुल कभी भी उसकी जरूरतों को नहीं छिपाता है, बल्कि हमेशा पूजा के जीवन में एक सहायक भूमिका निभाता है। कहानी का मुख्य सबक ये है कि ईमानदारी और सच्चाई से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। राहुल एक समय बिना सहारे के जीवन जीता था, लेकिन पूजा की मदद से उसे जीवन में नया अर्थ मिलता है। उनका रिश्ता साबित करता है कि जब सच्चा विश्वास और प्यार होता है तो रिश्ते में कोई संदेह नहीं होता है। पूजा और राहुल दोनों जीवन के संघर्षों से गुजर रहे हैं। पूजा अपने पति की बीमारी और वित्तीय संकट से निपटने की कोशिश कर रही है, जबकि राहुल साहस के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, लेकिन साहस के साथ उनका सामना किया जा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल पर आपको नियमित कहानियाँ मिलेंगी, इसलिए अगर आपको कहानियाँ पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।